गुड मॉर्निंग बच्चों। स्थिर वैद्युतिकी की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं गॉस के अनुप्रयोग के सेकंड टॉपिक की। यहाँ पर आपके सामने लिखा है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखिए फिगर आपके यहाँ सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक इसमें माना एक अनंत लंबाई की एक समतल चादर की हम कल्पना करते हैं जिसके चारों ओर धन आवेश विद्यमान है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, जैसे एक किताब का पन्ना अगर देखा जाए इस तरह से गणना की जा रही है और यहाँ पर कोई इस पॉइंट पर एक बिंदु P की कल्पना हम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई बिंदु P हम मानते हैं। ये क्या है, आपका एक समतल चादर है, उसके ठीक सामने एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान रहे इस चादर की मोटाई हम नगण्य मानते हैं और लंबाई क्या है, अनंत समतल चादर है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये क्या है, अनंत समतल चादर के रूप में हम मान रहे हैं। माना जा रहा है, ये कोई चद्दर यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये केवल माना जा रहा है। ठीक है, इस चद्दर से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक, चादर के ठीक पीछे की ओर एक बिंदु P हम परिकलित करते हैं। जितनी दूर r दूर है तो इसी के ठीक पीछे r दूरी पर एक बिंदु P की हम कल्पना करते हैं और एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो बेलन के आकार का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका एक सूक्ष्म, जब भी हम मान निकालते हैं तो पहले करते हैं छोटे मान फिर पूरे का मान। वही प्रकार यहाँ पर S1 और यहाँ पर एक सूक्ष्म मान निकालते हैं S2 और इसी प्रकार से इस सरफेस को हम मानते हैं S3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा DA और ये DA। आप जानते हैं बराबर परंतु विपरीत अवस्थाएं बन रही हैं और ये क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इसके अकॉर्डिंग है। और अगर इसी दिशा में इसका क्षेत्रफल सदिश भी आ जा रहा है तो क्या होना चाहिए, थीटा का मान 0 होना चाहिए। ये तो बात हो गई एक की, यानी कि फाई सफिक्स 1 अगर पीछे की बात की जाए, या इसको मान लो फाई 1 और इसको फाई 2, क्योंकि S1 हमने इसको माना है तो इसको हम फाई 1 मानते हैं। फाई 1 बराबर E इंटू डी वेक्टर A या E DA कॉस थीटा। थीटा का मान मैंने आपको बताया अभी 0 होना चाहिए। तो चलिए समीकरण 1 हो गया, या और फाई 2 जो कि इस बिंदु पर है इसका भी मान क्या हो जाएगा आपका E DA कॉस थीटा। समीकरण 2, यही अवस्था सेम प्रोसेस बन रहा है ना, क्योंकि E वैद्युत क्षेत्र है, DA क्षेत्रफल वेक्टर है। यहाँ पर हम जो भी कल्पना कर रहे हैं, एक बेलन की कल्पना कर रहे हैं। बेलन समांतर होगी एक दूसरे के, यानी कि दूरी भी आपकी r बराबर है। तो जो भी हम सूक्ष्म भाग की कल्पना कर रहे हैं वो क्या होगा, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी समान रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 आपको प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, सूक्ष्म मान की बात कर रहे हैं और हमको क्या दिखाना है, पूरे के मान। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे आपने यहाँ पर थ्योरेटिकल लिखा था, माना अनंत लंबाई की एक समतल चादर के निकट स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस समतल चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित आवेश की मात्रा ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। यानी कि सिग्मा का बराबर क्या होता है आपका, Q/A। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात भी कर ली थी इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको दोनों टर्म लिखे। क्लियर हुआ यहाँ तक। फाई 1 और फाई 2 क्या हो गया, यहाँ पर P और P डैश के लिए क्लियर हुआ। अब यहाँ पर अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, जो कि हमको वैद्युत क्षेत्र पूरे का मान निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो फाई सफिक्स E बराबर हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन टू द सरफेस S1 E इंटू डी वेक्टर A प्लस, या एक लाइन और बढ़ा दिया जाए यहाँ पर,
φ1 प्लस φ2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका क्लोज इंटीग्रेशन S1 वेक्टर E डॉट डी वेक्टर A प्लस इंटीग्रेशन टू द सरफेस S2 वेक्टर E डॉट डी वेक्टर A। वैल्यू रखने पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं E डी ए कॉस थीटा प्लस E डी ए कॉस थीटा, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं या पूरे की मान की गणना करेंगे तो क्या हो जाएगा, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। इसका मान चाहे सूक्ष्म की बात की जाए चाहे पूरे विस्तार की बात की जाए, इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। डी ए ये क्या है आपका, चलिए कॉस थीटा का मान, ये डी ए क्या है, क्षेत्रफल दिखा रहा है, छोटे भाग का मान, तो ये तो डी ए हो गया, इसी का केवल समाकलन होगा, ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। और कॉस थीटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्षेत्र की दिशा में है तो इसका थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस 0 अंश प्लस सरफेस 2 ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 अंश का मान आप जानते हैं कि इसका मान 1 होता है। बचा क्या आपका S1 ई डी ए प्लस S2 ई डी ए। अभी मैंने बात की E की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, क्या करेंगे हम S1 या E इधर हम लिख देंगे डी ए प्लस ई S2 डी ए, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, अब फाई सफिक्स ई बराबर, ध्यान रखिएगा मैंने एक सूत्र आपको बताया था x की पावर n इंटीग्रेशन x की पावर n डी एक्स इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए समाकलन किसके सापेक्ष करना है, a के सापेक्ष हमको करना है और यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग जानते हो, x की पावर 0 बराबर 1 होता है, यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, a की पावर 0 e S1 a की पावर 0 जो कि a ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन a क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये a के सापेक्ष इसका समाकलन करते हैं, a लिख ले रहे हैं यहाँ पर डी ए प्लस सेम प्रोसेस यहाँ पर भी S2 a की पावर 0 और डी ए। ये सूत्र हो गया आपका, इस सूत्र को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, क्या आएगा आपका e और यहाँ पर आ जाएगा आपका, अब इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाएगा क्योंकि आप उस फार्मूला लगा दे रहे हैं, a की पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 प्लस e ब्रैकेट के अंदर a की पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1। मैं इसको इस तरह डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये मैथ में तो आप जानते हैं इस सूत्र के बारे में, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए ये नहीं पता है। इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में आगे आसानी हो। इसका उपयोग हम आगे और कई बार प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ आपको, फाई सफिक्स ई बराबर ई ए प्लस ई ए, क्योंकि a की पावर 0 प्लस 1 यानी कि a और 0 प्लस 1 लास्ट में नीचे बटे में आ गया आपका a बटे 1 बराबर a ही लिखेंगे। कंबाइन रूप से लिख सकते हैं इसको, पाई सफिक्स c बराबर 2e a, इसको बना लीजिए समीकरण पहला मान लीजिए, क्योंकि उसको तो हमने वैसे ही बताया था। समीकरण 1 हो गया। अभी मैंने आपको बताया गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, फाई सफिक्स ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, कुल नेट वैद्युत फ्लक्स का नेट आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सूत्र में ये भी फाई सफिक्स ई के बारे में ही बता रहा है और ये भी क्या कर रहा है, फाई सफिक्स ई के बारे में ही बता रहा है। दोनों समीकरणों की कंपेयरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e a।
हमको व्यंजक किसके बारे में पता करना है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो हम सीधे सीधे इसको ई के पदों में ला सकते हैं, या इधर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2EA बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट है। E अकेले अगर यहाँ पर रहने दें तो क्या बचेगा, Q अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ। अभी मैंने आपको बताया पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका मतलब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को ही हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है आपका, Q अपान A, या Q बराबर इसको कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा A लिख सकते हैं। ये वैल्यू यहां पर पुटअप कर दीजिए, ये वैल्यू यहाँ पर अगर इसमें सॉरी ये तो मान इसमें रखा गया है, समीकरण 3 बना लीजिए। समीकरण 3 में Q का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा आपको, E बराबर सिग्मा A अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। A से A कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही सूत्र, यही व्यंजक आपका क्या होगा किसके लिए, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे।